वाणी बोलिए मन का पागो और को शीतल करे और शीतल होए कबीरा आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का पागो ऐसी वाणी बोलिए मन का पागो और को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर। कबीरा चौक पर मांगे सबकी है खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा ना काहू से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, आसान नहीं है ये, इतना आसान नहीं है जितना ये कह देना भर है। ना काहू से इस दुनिया में है तो कहीं ना कहीं संलिप्त भी होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़ते भी हैं, और जब जुड़ते हैं तो ये जो माया मोह है और ये जो तमाम तरह की लिप्साएं हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ करती हैं। आप सोचेंगे आज मूड क्या है, कुछ नहीं, मूड बहुत अच्छा है, बातचीत करेंगे आपसे। यकीनन जो तमाम सारे लोग मौजूद हैं उन सब से बातचीत का एक मौका है हमारे साथ, और उन सब से जुड़ने का एक कोशिश जरूर होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जो छोटे बच्चे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग पहली बार इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं या आए हैं, दूर से आए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कहने के लिए तो आज जहां से मैंने कल छोड़ा था मैं आज शुरू कर सकता हूं। जहां मैंने कल छोड़ा था वो ये था कि मैं ये बता रहा था कि पत्रकारिता कैसी हो रही है, और इत्तफाकन आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है। आज 30 मई है ना, 30 मई है ना, मैं भूल जाता हूं, और इसलिए याद है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस है। और हो कैसी रही है पत्रकारिता, मैं कल बता रहा था कि नाम पूछिए, मिसाल के तौर पे आपका क्या नाम है? यशपाल। जोर से बोलिए। यशपाल। यशपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत कुछ कहना चाहता हूं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। मैं मिसाल के तौर पे बोलिए, मैंने ये छोड़ दीजिए, मिसाल के तौर पे अपने भारत के बारे में, भारत माता की जय सबसे पहले। कल मैंने यही कहा था कि जैसे मिसाल के तौर पे कुछ भी मुंह से निकलेगा, बजाओ ढोल, और ढोल बजने लगता है। पता नहीं काहे के लिए बज रहा है ढोल, ये भी नहीं समझ में आता। एक एक सेंटेंस में ढोल बजता है। ये पत्रकारिता है। बिल्कुल सही समझ गए आप, होशियार आदमी हैं आप। यही हिंदी पत्रकारिता हो रही है, और यही पराड़कर जी हैं। पराड़कर जी होते तो समझ में आता। क्या है स्थिति देखिए, ये ढोल वाला खड़ा रहता, बजाता गल 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 गल। ठीक है, जैसे युग में है, जिस युग में है,
वैसे ही कहते। क्यों टाई क्यों उतार दी भैया तुमने? पहने रहो, पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून, यही चल रहा है पत्रकारिता में भी। पत्रकारिता में भी यही चल रहा है, आधा फागुन है आधा जून है। पहने रहो, यही है पत्रकारिता। धड़े रहो कलेक्टरगंज। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मैं बात करने की कोशिश करता हूं, ट्राई टू इंटरैक्ट। कहां से आना हुआ आप बताइए साहब? दिल्ली द्वारका। दिल्ली द्वारका। क्या नाम है साहब आपका? यशपाल अरोड़ा। यशपाल अरोड़ा। वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं? ये सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ। क्या है? बोलिए भाई, वहां से आप खुद बोलिए। सर आप पढ़ लीजिए एक बारी, पूरी पब्लिक को दिखा। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं ना, आपने लिखा है ना, तो मुझे पढ़िए जल्दी से, टाइम मत वेस्ट करिए। टेलीविजन में खाम खा बहुत टाइम बहुत है, सारे लोगों से इंटरेक्ट करना है। जय श्री राधे राधे। भगवान के बाद अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो नरेंद्र मोदी जी का लूंगा, जो हमारे देश को सोने की चिड़िया बना दी है। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष, जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो आज पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है। सबसे पहले तो मैंने बचपन में सुना था कि सोने की चिड़िया हमारा देश है, लेकिन आज वो मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। दिल से नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत चाहता हूं, और अगर भगवान जी के बाद मैं किसी का नाम लेता हूं तो नरेंद्र मोदी जी का सल्यूट है। हाँ, योगी जी हैं। हाय। अब इसी में कहो, अब इसी में खेल होता है पत्रकारिता का। अगर ये कहें कि है, ज्यादा बोल दे तो तड़का लगा देते हैं हम। तड़का नहीं लगाएंगे। आपने कहा मोदी जी का नाम हो रहा है, आपने कहा कि योगी जी हैं। मैं आता हूं जी। जनाब कहां से आना हुआ साहब? रोहिणी। आज रोहिणी वाले बहुत आ गए, क्या बात है जी। आगे आइए, दोनों लोग आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैंकी है। शैंकी। और आपका? खुशबू। खुशबू। बहुत अच्छा। बहुत बर्थडे है। आज इनका बर्थडे। क्या बात है। मेरे जब कोई, हाँ, यही सच यही है, सच यही है। भाई गाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हंसती रहें, इसे मुस्कुराती रहें और एंजॉय करें। कुछ और भी कहना है? आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप सभी की, एंड जो गा रहे थे स्पेशली उनकी, मैंने केसरिया सुना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। केसरिया। हाँ। हाँ, वो फिल्मी गाने गाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जब लाइव होता है तो प्रतिबंध लगा रखा है। ये गांठें अगर बंध जाएं तो बता देना, और ये गांठें अगर खुल जाएं तो जरूर बता देना। ये गांठें अगर बंध जाएं तो बताना। डबल नॉट बांध रहे हो, सिंगल नॉट? डबल नॉट बांध रहे हो, डबल नॉट बांध रहे हो। और अगर गांठ खुल जाए, टाई की बांधने की सबसे बढ़िया तरीका बताएं क्या है? खोलो, निकालो। अमेरिका वाला नहीं, इंडिया वाला बता। खोलो इसको। गांठ लग गई तो लग गई तो टाई नहीं बंधी। टाई को पकड़ो, ऐसे खुल जाए तो समझ लो बढ़िया है। कहेंगे ये आए अच्छी पत्रकारिता बताने। टाई बंधाना सिखा रहे हैं, गांठें खोलना बता रहे हैं, गांठें बांधना सिखा रहे हैं। गजब है ये भी। और बता रहे थे अभी लंबा लंबा लेक्चर हिंदी पत्रकारिता दिवस पर। तो गांठें खुल गई हो तो बताना खुल गई, और जिस जीवन में अगर गांठें खुल गई तो समझ लेना फिर तो जीवन बहुत अच्छा है। जो मेहमान हमारे साथ हैं, दीपक झा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान के बाद किसी को मानते हैं तो नरेंद्र मोदी। देखिए हमारे लिए तो ये भी भगवान है, जनता जनार्दन है, तो मैं इनके उस वाक्य का भी नमस्कार करके इनको जवाब दूंगा। देखिए नरेंद्र मोदी जी को आप मानते हैं, आपकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है। जब आप भारत माता की बात करते हैं तो व्यक्तिवादी सोच से आपको आगे उठना पड़ेगा। आप कह रहे हैं व्यक्तिवादी सोच? कांग्रेस? बिल्कुल, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक वट वृक्ष है नेताओं का, जो कि सामूहिक प्रयास से भारत को सफलता के शिखर पे ले जाते हैं। इसकी वानगी देखिएगा, जब यूएन में सुषमा स्वराज जी भाषण देती हैं तो कहती हैं कि हमने आईआईएम्स बनाए, एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए, डैम्स बनाए, रॉकेट छोड़े। ये सुषमा स्वराज जी ने कहा था। नरेंद्र मोदी जी कहते कि हम भारत में पैदा हुए शर्मिंदा होते हैं। तो ये है नरेंद्र मोदी जी की सोच। जी बहुत अच्छी बात है। बाबूजी खड़े हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आओ जी, नमस्ते। कहां से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम है? वीरेंद्र मलिक।
वीरेंद्र मलिक। वीरेंद्र मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र मलिक जी। कुछ कहना चाहते हैं? 9 साल सरकार के मोदी जी का अभी तो बातचीत बहस शुरू होगी, बीजेपी वाले भी खड़े हो गए, पानी पी रहे हैं। प्रतीक जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत टाइम से देख रहा हूँ। शुक्रिया साहब। मैं पॉलिटिक्स के बारे में कोई नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी 2 बातें हैं। बिल्कुल कहिए। आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ जी। मैं नोएडा से आया हूँ, सीनियर सिटीजन का प्रेसिडेंट भी हूँ, नोएडा का सेक्टर 15 का है जी। लेकिन जब से गवर्नमेंट ये बनी है मोदी की, सीनियर सिटीजन को जो रेलवे में फैसिलिटीज मिलती थी वो बंद हो गई है। हाँ हाँ। जो कंसेशन कर हो गया, फिर से रिवाइव करने का कहा तो है। वो तो बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। हाँ हाँ। और मैं भी सीनियर पत्रकार हूँ, 45 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और अपना 16 साल से एक वीकली न्यूज़पेपर निकाल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपको, बहुत बहुत, क्योंकि सीखने का मौका आपसे मिलेगा मुझे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले हाथ मिलाएंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देंगे और बहुत आदर के साथ आपको अंदर बुलाएंगे और सामने मंच पे बैठा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर कोई वरिष्ठ है और मेरे से ज्यादा प्रोफेशन में बहुत लंबा है, और कोई भी हो, वैसे तो कोई भी 18 साल का नवयुवक भी अगर बताने के लिए काफी है, अगर वो बताना चाहता है तो बहुत अच्छे। ये स्पेशल बाल है? हाँ मुझे बताओ। से बनवाए बनवाए हैं? ये कैसे बने? ये सब बनाने वाले को पता। बनाने वाले को पता होगा। क्या नाम है आपका? मनीषा। 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 कहाँ से आना हुआ मनीषा? सदर बाजार। सदर बाजार से। तो ये कितने में बन गए ऐसे बाल? सर मेरे बाल खुद के बहुत लंबे ना। खुद के लंबे, तो उसी को आपने ऐसे बनवाए जी। और आपका नाम? शिवानी। दोनों लोग साथ हैं? जी सिस्टर है। सिस्टर? वो तो मुझे देख के आंख से पता चल गया था ये दोनों लोग सिस्टर हैं। और आपने नहीं ऐसे किए? वो सबकी चॉइस होती है। हर आदमी अलग अलग है, हर आदमी की चॉइस है। इन्होंने कहा कि भगवान के बाद अगर किसी को मानते हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि व्यक्ति की पूजा है, इसलिए कैसे महान कुछ मैं कहता हूं, हमारे लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो अगर जननी भारत माता की बात करते हो, जिन्होंने जन्म दिया उसकी बात करते तो बहुत अच्छा लगता है भाई। आपको प्रणाम करते हैं, पूरी जनता प्रणाम करती है। लेकिन उस नरेंद्र मोदी जी की बात करते जो कहते हैं अगले 5 साल, अगले 7 साल, अगले 20 साल भारत वहां पहुंचेगा भाई। 400 का सिलेंडर 1100 में पहुंचा। ठीक है, मैं आया जरूर जरूर सर, जरूर जरूर जरूर। सबसे पहले प्रतीक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी पत्रकारिता दिवस की। आपका इतना साल का अनुभव हमारे काम आ रहा है। इन्होंने व्यक्तिगत की बात कही। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूं क्योंकि जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत सक्षम हमें जनता ने बनाया है, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। बिल्कुल। अब आपने बात कही। व्यक्तिगत, इन्होंने व्यक्तिगत बात कही है, तो इससे ज्यादा देश में व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता। जब आपातकाल में इंडिया इक्विवेलेंट टू इंडिया कहा गया था, और इससे व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता जब प्रधानमंत्री आवास योजना की जगह केवल इंदिरा आवासी कहा जाता था। जो मोदी जी ने कहा किसी नाम से आवास नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री के योजनाओं से आवास मिलेगा। यह होता है व्यक्तिगत सोच के ऊपर कड़ा प्रहार। और दूसरी बात, कांग्रेस आज 9 प्रश्न लेके आ रही है। उनके 9 प्रश्न में ही देश के 9 सबसे अच्छे उत्तर हैं। उन्होंने सबसे पहला कहा इकोनॉमी, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनता भारत। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर, रबी फसल में 4 गुना सब्सिडी देने वाला बदलता भारत। उन्होंने कहा सोशल इकोसिस्टम, केकल्ला यूपी में पहले 700 दंगे हुए थे, अभी तक एक दंगे नहीं हुए। उन्होंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके मजबूती पेश की। उन्होंने कहा कोविड, इसी कोविड में सबसे तेज वैक्सीन ड्राइव कराया। उन्होंने कहा सोशल जस्टिस, सबसे ज्यादा जस्टिस दलित और आदिवासियों के साथ भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा सबसे मजबूत वुमेन इंपावरमेंट। उसके बाद पिंक योजना। एक और बात, बहुत सेंसिटिव विषय है, सैनिटरी पैड, पीरियड्स के बारे में बात करने में लोग हिचकिचाते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 रुपए में 36 करोड़ महिलाओं तक सैनिटरी पैड। बड़ी अच्छी। ना आगे बाबूजी आ रहा हूं आपके पास। राजस्थान फ्री में दे रहा है जी 1 रुपए में दे रहे हैं जी। मैं बिल्कुल आ गया, मैं समझ गया बात आपकी जी। कहाँ से आना हुआ? फ्रॉम वेयर यू आर? I'm from Taiwan. एक मिनट होल्ड ऑन। अरे रुकिए भाई, जस्ट अ मिनट। यू आर फ्रॉम ताइवान? व्हाट्स योर नेम? Zaza. Thank you very first. I'd like to welcome you. Very welcome here. And what you are doing here in Delhi?
traveling. Traveling. So you're a blogger or something, or you're writing for something, or some page, or electronic media, or something. You are doing it, or just a traveler. I'm just a traveler. Or just a traveler. So curiosity brings you in Delhi, right? So you want to say something about the India or Delhi, or any particular thing? What you like it or do you dislike it? Both the questions. I love India. I love India. This is your first visit? Yes. This is your first visit. Okay. It's welcome to India. I love India. ये सवाल है इनका, इधर से कहा गया. मैं आ रहा हूं, एक एक करके आता जाऊंगा, आगे करके आता जाऊंगा. इन्होंने कुछ सवाल उठाए. राहुल जी कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं उधर आऊंगा, इसके बाद मैं आपके पास आता हूं. जी देखिए, व्यक्तिवादी सोच किया है वो तो हम लोगों को दिख रहा है कि अगर महिलाएं यहाँ पे पहलवान धरना प्रदर्शन करते रहेगा और उनको सुनने वाला कोई नहीं रहा, और अंततः उन्हें गंगा नदी में अब जाके अपने मेडलों को प्रवाहित करने का निर्णय लेना पड़ रहा है. ये सोचना पड़ेगा. माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भारत में किस तरह से ओलंपिक के मेडलों की संख्या में वृद्धि होगी. जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा वो भी जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह जी सुशोभित कर रहे थे. तो ये देखिए, व्यक्तिवाद का विचारधारा है कि किसी ने निर्णय ले लिया कि हमें न्याय नहीं देना है, तो संगोल की स्थापना की जा रही है, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा. जी, महिला पहलवान जो उन्होंने मुद्दा उठाया. देखिए, मैं महिला हूं और मैं महिला अधिकार के लिए कार्य करती हूं, तो महिलाओं के साथ अगर कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा है उसकी आवाज हमें उठानी चाहिए एक सुर में होकर. लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के नो क्वेश्चन की बात ऋषभ ने की, उसमें एक जो सवाल है वो है सोशल जस्टिस को लेकर, जिसमें बात की जाती है कि सामाजिक न्याय किस तरह हो. आज हम 76वें वर्ष में हैं और भारत की मुस्लिम महिलाओं के साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ, आज तक उनको बराबर के नागरिक का दर्जा नहीं मिला है. वो कांग्रेस जिसने 80 के दशक में शाहबानो को जो सरकार की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एग्जैक्टली मेंटेनिंग का जो फैसला आया था उसको पलट दिया था, वो कांग्रेस आज सामाजिक न्याय की बात करती है. जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो सबसे पहले उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस उतरती है. और वो लोग जो कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि वो भारत का जो सोशल फैब्रिक है उसके अगेंस्ट है, तो उसका विरोध क्यों करते हैं आप बताइए. अगर आप जी जनाब, मैं आया जी, बोलो पहले. इस समय तो न्याय मिल जाना चाहिए फोगाट को न्याय नहीं मिला, ये बड़ी दुख की बात है. ये बड़े दुख की बात है. विनय फोगाट, भारत है इसलिए मिलना चाहिए. नया भारत है इसलिए मिलना चाहिए. विनय फोगाट जो कि रेसलर हैं, जो कि प्रोटेस्ट में बैठी. मैं आ रहा हूं उधर. जी, लालू जी IIM में भाषण देने गए थे जब रेल मंत्री थे. वहां एक लड़के ने क्वेश्चन कर दिया कि आपके साले के ऊपर FIR है और आपके साथ घूम रहे. आज ब्रजभूषण पे FIR है, वो पार्लियामेंट में किसके साथ बैठे हुए थे? एक सवाल. दूसरी बात, पब्लिक जो है सबका भगवान है, मेरे लिए भी खुदा के बराबर है. हम पब्लिक की बात पर जवाब नहीं देते. उसने उनसे बारे में नहीं पूछा था कि आप पे है या नहीं है. नहीं, हमने ये पूछा. नहीं, उनसे बारे में. अब आप बुरा लग गया आपको. ब्रजभूषण को कुछ करा आप बुरा. मेरा काम है सवाल करना, और आपका मेरा ना भाई. जब आप एक आदमी भाई, आप अगर सवाल पूछ रहे हैं, नहीं, आप, मैं आपको अकल दे रहा हूं, फ्री भी अकल दे रहा हूं. मैं आपको फ्री की अकल दे रहा हूं. उदाहरण ऐसे देने चाहिए जिसमें फंसने के चांस ना हो. उदाहरण पूछिए, मैं दूंगा. उदाहरण दे सकता था. एक और लीजिए. बोलिए, आइए. जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जी, और रिहंद बांध परियोजना हमारे देश की पहली परियोजना थी जी. जब वो उद्घाटन करने वहां पहुंचे तो किसी ने बताया कि ये जो महिला सामने बैठी हैं ये 80 साल की बुजुर्ग आदिवासी महिला हैं और इसी रिहंद बांध परियोजना में मजदूरी किया उन्होंने. तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि उनको बुलाइए, और रिहंद बांध परियोजना का फीता उस महिला ने काटा. ये है सम्मान आदिवासी को. और आज क्या हो रहा है? यही दुख की बात है सर. सोना की चिड़िया, आज सोना 62,000 पहुंच गया है. धन्यवाद. इससे आगे सोना 62,000 पहुंच गया है. उम्र आपकी कितनी है? मेरी उम्र तो 45-46 साल की. जी प्रतीक जी, इन्होंने आदिवासी महिलाओं की बात कही. मेरे भाई थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है, झारखंड के साहेबगंज के अंदर. अब सुन लो फिर तुम भी. इनका आइडियोलॉजी नहीं पता, लेकिन मुस्कुराहट इनकी बहुत अच्छी है. दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, साहेबगंज के अंदर आदिवासी महिलाओं का कत्ल करके ना केवल कत्ल किया,
टुकड़े टुकड़े काट दिए गए थे। एक बार भी इनकी सरकार थी, चू तक नहीं आदिवासी के लिए बोला गया। दूसरी बात, पहली बार जनजाति गौरव दिवस कौन दिया, जरा पूछ ले इनसे, पता चल जाएगा कि जनजातियों का सम्मान कौन करता है और आदिवासियों के लिए दिल में प्रेम कौन कर सकता है। और राहुल जी, अब भी झारखंड से थोड़ा बोल लेते, थोड़ा भैया जी कहीं। जी जी जनाब, कहाँ चले गए? चले गए, जल्दी में थे। जी जी जनाब। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि अगर देश की इकोनॉमी को देखा जाए, जो मनमोहन सिंह हमारे देश के सबसे अच्छे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, और आज देखिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है 593.48 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो क्या ये अचीवमेंट नहीं है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का? दूसरी बात, अभी ये बार बार राष्ट्रपति जी का ये कर रहे हैं। याद है कि जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था तो यही विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस उनको नहीं लाने के लिए दूसरे कैंडिडेट खड़ा किया था। आखिर क्यों खड़ा किया था? क्यों नहीं उनको निर्विरोध चुना था? ये सवाल सबसे बड़ी बात है। अगर आप आदिवासी और महिला का सम्मान देना चाह रहे थे तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी को निर्विरोध चुनते, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं चुना था। जी राहुल जी, फॉरेन रिजर्व को लेके जो है कि फॉरेक्स को लेके बात हुई, वो क्यों रिजर्व बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे डिमांड में कमी आ रही है। आप देखिए कि हम जो हमारे यहाँ पे आयात भी घट रहा है, हमारा निर्यात भी घट रहा है, तो आयात निर्यात दोनों चीजों में घट रहा है। ये स्थितियां बनी हुई है और मैंने बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल तथ्यों और आंकड़ों के साथ हूं मैं। और इस कारण से आपके विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हो रही है। आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के जिस पहले वाले के सवाल का जवाब ले लें, आयात और निर्यात वाले का। आयात में फिर भूल जाती है आदमी। सबसे ज्यादा स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड कंट्री भारत, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स बिक्री कराने वाला इंडेक्स में आने वाला भारत, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंप्रूवमेंट रेट देने वाला भारत। क्या आपको गर्व नहीं होता अपने अचीवमेंट पे? विरोध हमेशा कीजिएगा। आइए जो अच्छा है बात करें। अधिकांश स्टार्टअप आज के डेट में घाटे में, वो स्थितियां नहीं बनी। वो उन स्टार्टअप को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सरकार स्टार्टअप को सुविधा देने में विफल रही। वो केवल और केवल उसका नाम प्रयोग करने में लगी रही, वो एनवायरमेंट नहीं दे सकी। जी लास्ट है पैनल के, उसके बाद डिबेट ओपन। जी प्रतीक जी, मेरा सवाल एक हटके है। आपका चैनल लगातार कई महीनों से नंबर 1 बना हुआ है। अच्छा नहीं लग रहा आपको क्या? हम इतना पसीना बहा दिया मैंने। नंबर 1 है तो अच्छा, क्या ले आए हैं आप? हेयर ड्रायर है ना, बहुत काम की चीज है। बालों को विशेष ध्यान रखती है ना? हाँ, मैं भी रखता हूँ जी। बड़ा है, तब लगाओ। हाँ जी, आया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तमाम जो आपके भी जो प्रतिद्वंदी होंगे, हाँ, वो सब क्लेम करते होंगे कि हम उनसे अच्छे, हम उनसे अच्छे, हम उनसे अच्छे। हाँ, करते हैं ना। लेकिन ओवरऑल जो डिसाइसिव एजेंसी होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे पैमाने पर जो है पूरी मापतोल करने के बाद तभी तो रैंकिंग देते हैं। भाई एक मिनट, जो लोग हैं वो सब लोग एक लाइट पकड़ लेंगे। जाइए आप लाइट पकड़िए, छोड़िए जी। तो सारे देशवासी इस बात को जानते हैं और समझते भी हैं कि तमाम जो है पैमाने होते हैं, और सारे पैमानों को अगर एक सूत्री उसमें बांधकर, अगर अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में जो डबल डिजिट में से नीचे नहीं होती थी, अगर आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आंधी आ गई है, वक्त छोड़ दे ब्रेक का है। की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बनाए, लेकिन चेन्नई की टीम जैसे ही मैदान पर आई, बारिश होने लगी और मैच रोकना पड़ गया। जिसके बाद रात 12:10 पर जब मैच फिर शुरू हुआ तो ओवर कम कर दिए गए और अब चेन्नई को जीत के लिए 15 ओवर में 171 रन बनाने का टारगेट मिला, जिसके जवाब में चेन्नई ने अपने 5 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया। हालांकि इस मैच के हीरो रविंद्र जडेजा रहे, जिन्होंने आखिरी 2 गेंद में पहले छक्का और फिर चौका मारकर मैच जिता दिया। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो वहीं इस बार के आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहा, चाहे बल्लेबाजी की बात हो या फिर गेंदबाजी की, भारतीय खिलाड़ी ट्राई रहे। और इसमें सबसे ज्यादा गुजरात के शुभमन गिल का नाम छाया रहा। भले ही गुजरात टाइटंस फाइनल में हारकर आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जीतने से चूक गई हो, लेकिन उनके बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला लगातार रन उगलता रहा।
गिल ने 17 पारी में 890 रन बनाए, जिसकी बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसके साथ ही शुभमन गिल को ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी मिला। उधर गुजरात के मोहम्मद शमी ने पर्पल कैप अपने नाम की। उन्होंने 17 मैच में 28 विकेट लिए। तो राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल को इमर्जिंग प्लेयर चुना गया। उन्होंने 14 मैच में 164 के स्ट्राइक रेट से 625 रन बनाए। इसके साथ ही कई अन्य भारतीय खिलाड़ी भी IPL 2023 में चमके, जिन्हें भविष्य का स्टार प्लेयर बताया जा रहा है। और द चेन्नई सुपर किंग्स के 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीतने पर CSK फैंस झूमते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अपनी टीम की खुशी साफ साफ दिखाई दी। जिसके बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर CSK फैंस नाचते गाते दिखे। इस दौरान वो धोनी धोनी चिल्लाते भी दिखाई दिए। चेन्नई की जीत के बाद उनके समर्थक एक बार फिर से धोनी की और जडेजा की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ करते दिखे। बहुत बढ़िया, हमने ऐसी IPL कभी नहीं देखी। फाइनल में धोनी को जीतने हम आए थे और जीत गई। बहुत प्राउड हो रहा है धोनी पे। या CSK। इसके पहले चेन्नई की जीत के बाद कप्तान धोनी ने जडेजा को गोद में उठा लिया। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उधर BCCI के सचिव जय शाह ने जीत के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और कप्तान धोनी को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात टाइटंस को उप विजेता, शुभमन गिल को ऑरेंज कैप और मोहम्मद शमी को पर्पल कैप के लिए बधाई दी। इस तरह से उसने बीच सड़क पर नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या की, उसे देखकर पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई। आरोपी साहिल ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो लड़की अपनी एक सहेली के बेटे का बर्थडे मनाने उसके घर जा रही थी, और तभी रास्ते में आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में अंजाम दी गई इस वारदात का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें नीली टी-शर्ट पहना आरोपी साहिल सड़क किनारे 16 साल की उस लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू चलाता नजर आया। आरोपी साहिल ने उसके गले, सिर और सीने पर कई वार किए, जिससे वो लड़की वहीं धराशायी हो गई। लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं, बल्कि वो लगातार उसे चाकुओं से गोदता रहा। चाकू से हमले के बाद आरोपी उसे लातों से मारने लगा, लेकिन दरिंदगी की इंतहा तब हो गई जब उसने पत्थर से लड़की को कुचलना शुरू कर दिया। वीडियो में दिखा कि उसने एक नहीं बल्कि कई बार उस पर पत्थर से वार किए। लेकिन सड़क पर सरेआम नाबालिग लड़की की हत्या देखने के बावजूद किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की और वो तब तक हमला करता रहा जब तक लड़की ने दम नहीं तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि जब आरोपी साहिल ने लड़की की हत्या की, उस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि सारे लोग दूर खड़े होकर सिर्फ नाबालिग लड़की की हत्या का तमाशा देखते रहे। दिल दहला देने वाली इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया, उसमें कई लोग सड़क से जाते नजर आए। इस दौरान आरोपी उस लड़की पर लगातार चाकू चलाता रहा, लेकिन वहां मौजूद एक भी शख्स उसे बचाने आगे नहीं आया। गलत है कि बचाने नहीं आया, बचाना तो जरूर चाहिए था। अगर बचाते तो कम से कम लड़की बच चुकी होती है। हालांकि एक आदमी ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। वीडियो में दिखा कि आरोपी साहिल सड़क किनारे उस लड़की को लगातार चाकू मारता रहा और लोग बिना कुछ किए वहां से निकलते रहे। इस दौरान कुछ लोग वहां रुके भी, लेकिन किसी ने भी आरोपी को पकड़ने या फिर लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। तो पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल नाबालिग लड़की का पड़ोसी है और दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ रोज पहले ही किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से आरोपी साहिल उससे नाराज था। पुलिस के मुताबिक झगड़े की वजह से उस नाबालिग लड़की ने पिछले कुछ दिनों से आरोपी के साथ बातचीत बंद कर दी थी, जबकि आरोपी उसे मनाने में जुटा था, लेकिन लाख मनाने के बाद भी वो उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से आरोपी साहिल उससे बुरी तरह चिढ़ा हुआ था और शायद बात करना बंद कर दिया, जो इस तरह की बात होती है, और उसके बाद उसने इस चीज को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से आरोपी लड़की से बदला लेने की फिराक में था। उसे मौका तब मिला जब वो लड़की अपने एक दोस्त के घर जाने के लिए रात करीब 8:30 बजे घर से निकली। तभी रास्ते में आरोपी ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, वारदात को अंजाम देकर वो वहां से फरार भी हो गया। उधर दिल्ली में हुई नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी साहिल से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों का यह दावा है कि साहिल पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कुछ राज पुलिस के सामने उगल दिए। सूत्रों का दावा है कि आरोपी साहिल सरफराज ने लड़की की हत्या करने के बाद हथियार को दिल्ली के रिठाला इलाके में छुपाया था। इसके बाद वो बस पकड़कर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी साहिल ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने अपने फोन को भी बंद कर दिया था ताकि पुलिस उस तक पहुंच न पाए, लेकिन उसकी कोशिशें दरी की दरी रह गई और न सिर्फ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, बल्कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी का फोन भी बरामद कर लिया गया। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। दिल्ली पुलिस उसे बुलंदशहर से दिल्ली लेकर आई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। लड़की की हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी, इसीलिए पुलिस आरोपी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था इसका पता लगाने के लिए मनोचिकित्सक की मदद भी ले सकती है। जो है प्रूव के सारे तरीके, सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। इतना ही नहीं, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है।
इसके बाद शाहबाद देरी इलाके में सड़क पर हुई नाबालिग लड़की की हत्या का दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया और इस भयानक वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्होंने पुलिस से कई सवाल किए। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस घटना को बेहद खौफनाक बताते हुए ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने इससे ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने पुलिस पर तंज कसते हुए यह भी लिखा कि दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। इसकी वजह से एक नाबालिग लड़की की सड़क पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। दिल्ली महिला आयोग के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी इस घटना का संज्ञान लिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। और कुछ घंटों बाद ही दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दबोच लिया। दिल्ली के रोहिणी के बाद शाहबाद देरी इलाके में सरेआम सड़क पर नाबालिग लड़की की हत्या करने के बाद से आरोपी फरार था और उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की 6 टीमें लगी हुई थी। आरोपी साहिल की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी साहिल के पिता सरफराज से पूछताछ की। पूछताछ में यह पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद साहिल अपनी बुआ के घर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर चला गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरन बुलंदशहर के लिए रवाना हो गई। तो उसको आज बुलंदशहर से डिटेन कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल लड़की का पड़ोसी था और वो इलाके में एसी और फ्रिज ठीक करने का काम करता था। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सड़क पर नाबालिग लड़की की हत्या की लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी। यही नहीं, दिल्ली पुलिस आरोपी साहिल की क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाल रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग लड़की की हत्या के पीछे का मकसद कुछ। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर बीजेपी का बड़ा जनसंपर्क अभियान। कल अजमेर से महारैली की शुरुआत करेंगे पीएम। 30 जून तक चलेगा अभियान। मणिपुर में शांति बहाली के लिए बैठकों का दौर जारी। अलग अलग प्रतिनिधियों से गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात। सर्वदलीय बैठक की भी करेंगे अध्यक्षता। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले पहलवान। गंगा में अपने मेडल विसर्जित करने पहुंचे हरिद्वार। बृजभूषण ने खुद को बताया निर्दोष। बोले पुलिस की जांच पर है पूरा भरोसा। घर पर रह रही थी। घर वालों का कहना है कि हत्या से एक रोज पहले ही उनकी उससे बात हुई थी, जिसमें उस नाबालिग लड़की ने अपनी दोस्त के बच्चे का जन्मदिन मनाने के बाद घर लौटने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपी साहिल ने उसकी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। वहीं उसकी दोस्त का कहना है कि आरोपी साहिल और नाबालिग लड़की पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे और कुछ दिन पहले दोनों की किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। उसके बाद उसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्त थी। हालांकि घर वालों का कहना है कि आरोपी साहिल को उनकी बेटी जानती थी या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन अब घर वाले आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। उधर कनाडा में गैंगस्टर अमनप्रीत समरा की हत्या कर दी गई। अमनप्रीत समरा पर उस वक्त गोलियां चली जब वो एक शादी समारोह में मौजूद था। इसी बीच कुछ हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी मिली कि अमनप्रीत समरा उर्फ चकी एक शादी के कार्यक्रम में गया था। इस बीच वो डांस फ्लोर पर गया, जिसके 30 मिनट बाद उस पर जानलेवा हमला हो गया। भारतीय मूल का अमनप्रीत समरा उर्फ चकी कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टरों में एक था। बीते साल कनाडा की पुलिस ने अमनप्रीत को उन 11 खूंखार गैंगस्टरों की लिस्ट में रखा था जिनसे लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई थी। इधर देश में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी देने की मांग की, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को नोटिस जारी किया और अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। इससे पहले एनआईए की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यासीन मलिक पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए फांसी की मांग की और उनकी तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर दी। हालांकि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस टिप्पणी पर ऐतराज जताया। वहीं एनआईए ने तर्क दिया कि कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे और पकड़े जाने पर अपना जुर्म कबूल कर ले, इस आधार पर वो फांसी से नहीं बच सकता। अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को करेगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन ने अपने पति के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई। मुशाल हुसैन ने आशंका जताई कि उनके पति को फांसी की सजा दी जा सकती है, जिसे बचाने के लिए उन्होंने आतंक को पालने वाले पाकिस्तान से गुहार लगाई। मुशाल हुसैन को यह डर सता रहा है कि यासीन मलिक को दिल्ली हाईकोर्ट से फांसी की सजा हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान से यासीन मलिक को बचाने की गुहार लगाई और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की मांग की, जिससे एक बार फिर साफ हो गया कि यासीन मलिक पाकिस्तान का ही मोहरा था और उसी के इशारे पर यासीन मलिक ने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। यासीन मलिक को 25 मई 2022 को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अब एनआईए ने उसके लिए फांसी की सजा की मांग की है। 2023 के फाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया और आईपीएल 2023 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बनाए, लेकिन चेन्नई की टीम जैसे ही मैदान पर आई बारिश होने लगी और मैच रोकना पड़ गया, जिसके बाद रात 12:10 पर जब मैच फिर शुरू हुआ तो ओवर कम कर दिए गए और अब चेन्नई को जीत के लिए 15 ओवर में 171 रन बनाने का टारगेट मिला, जिसके जवाब में चेन्नई ने अपने 5 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया। हालांकि इस मैच के हीरो रविंद्र जडेजा रहे, जिन्होंने आखिरी 2 गेंद में पहले छक्का और फिर चौका मारकर मैच जिता दिया। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो वही इस बार के आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहा, चाहे बल्लेबाजी की बात हो या फिर गेंदबाजी की, भारतीय खिलाड़ी छाए रहे और इसमें सबसे ज्यादा गुजरात के शुभमन गिल का नाम छाया रहा। भले ही गुजरात टाइटंस फाइनल में हारकर आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जीतने से चूक गई हो, लेकिन उनके बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला लगातार रन उगलता रहा। गिल ने 17 पारी में 890 रन बनाए, जिसकी बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसके साथ ही शुभमन गिल को ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी मिला। उधर गुजरात के मोहम्मद शमी ने पर्पल कैप अपने नाम की। उन्होंने 17 मैच में 28 विकेट लिए, तो राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल को इमर्जिंग प्लेयर चुना गया। उन्होंने 14 मैच में 164 के स्ट्राइक रेट से 625 रन बनाए। इसके साथ ही कई अन्य भारतीय खिलाड़ी भी आईपीएल 2023 में चमके, जिन्हें भविष्य का स्टार प्लेयर बताया जा रहा है। और द चेन्नई सुपर किंग्स के 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने पर सीएसके फैंस झूमते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अपनी टीम की खुशी साफ साफ दिखाई दी, जिसके बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर सीएसके फैंस नाचते गाते दिखे। इस दौरान वो धोनी धोनी चिल्लाते भी दिखाई दिए। चेन्नई की जीत के बाद उनके समर्थक एक बार फिर से धोनी की और जडेजा की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ करते दिखे। बहुत बढ़िया, हमने ऐसी आईपीएल कभी नहीं देखी। फाइनल में धोनी को जीताने हम आए थे और जीत गई। बहुत प्राउड हो रहा है धोनी पे। या सीएसके। इसके पहले चेन्नई की जीत के बाद कप्तान धोनी ने जडेजा को गोद में उठा लिया। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उधर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने जीत के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और कप्तान धोनी को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात टाइटंस को उप विजेता, शुभमन गिल को ऑरेंज कैप और मोहम्मद शमी को पर्पल कैप के लिए बधाई दी। इस तरह से उसने बीच सड़क पर नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या की, उसे देखकर पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई। आरोपी साहिल ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो लड़की अपनी एक सहेली के बेटे का बर्थडे मनाने उसके घर जा रही थी और तभी रास्ते में आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में अंजाम दी गई इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें नीली टी शर्ट पहना आरोपी साहिल सड़क किनारे 16 साल की उस लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू चलाता नजर आया। आरोपी साहिल ने उसके गले, सिर और सीने पर कई वार किए, जिससे वो लड़की वहीं धराशायी हो गई। लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं, बल्कि वो लगातार उसे चाकुओं से गोदता रहा। चाकू से हमले के बाद आरोपी उसे लातों से मारने लगा, लेकिन दरिंदगी की इंतहा तब हो गई जब उसने पत्थर से लड़की को कुचलना शुरू कर दिया। वीडियो में दिखा कि उसने एक नहीं बल्कि कई बार उस पर पत्थर से वार किए। लेकिन सड़क पर सरेआम नाबालिग लड़की की हत्या देखने के बावजूद किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की और वो तब तक हमला करता रहा जब तक लड़की ने दम नहीं तोड़ दिया। हैरानी की बात यह कि जब आरोपी साहिल ने लड़की की हत्या की, उस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि सारे लोग दूर खड़े होकर सिर्फ नाबालिग लड़की की हत्या का तमाशा देखते रहे। दिल दहला देने वाली इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कई लोग सड़क से जाते नजर आए। इस दौरान आरोपी उस लड़की पर लगातार चाकू चलाता रहा, लेकिन वहां मौजूद एक भी शख्स उसे बचाने आगे नहीं आया। गलत है कि बचाने नहीं आया, बचाना तो जरूर चाहिए। अगर बचाते तो कम से कम लड़की बच चुकी होती है। हालांकि एक आदमी ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। वीडियो में दिखा कि आरोपी साहिल सड़क किनारे उस लड़की को लगातार चाकू मारता रहा और लोग बिना कुछ किए वहां से निकलते रहे। इस दौरान कुछ लोग वहां रुके भी, लेकिन किसी ने भी आरोपी को पकड़ने या फिर लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। तो पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल नाबालिग लड़की का पड़ोसी है और दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ रोज पहले ही किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से आरोपी साहिल उससे नाराज था। पुलिस के मुताबिक झगड़े की वजह से उस नाबालिग लड़की ने पिछले कुछ दिनों से आरोपी के साथ बातचीत बंद कर दी थी, जबकि आरोपी उसे मनाने में जुटा था, लेकिन लाख मनाने के बाद भी वो उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से आरोपी साहिल उससे बुरी तरह चिढ़ा हुआ था और शायद बात करना बंद कर दिया, जो इस तरह की बात होती है। और उसके बाद उसने इस
संस्कृति से बना देश सारा, एक है हम सभी एक ही नारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवी ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। विकास, अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप प्रयागराज से हैं और थैंक यू सो मच। राहुल जी, आप मथुरा से हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कौशल जी। और वो तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो खरीदारी करने आए हैं, जो कहीं दूर ट्रेन को पकड़ने के लिए पहुंचने थे, स्टेशन जाने वाले थे, उनका, तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भैया जी कहीं में, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आपकी ट्रेन है, या तो ब्रीफकेस लिया है या ट्रेन है, क्या लिया है? ब्रीफकेस लिया है, खरीदा है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। क्या करना है? गजब दीवाने हैं आप, गजब दीवाने हैं। मालूम है ये कितने का? अगर आपसे मैं हिसाब किताब लगाऊं तो 2 मिनट या 3 मिनट में जो आपने 40 सेकंड में जो खींचा है उसका हिसाब किताब लगाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। आज वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज आए थे और मैंने कहा कि नहीं, आपकी जगह यहां होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा में 40 साल लगभग एक पेपर निकालते हुआ, थैंक यू सो मच सर। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जी। जो भी पत्रकार साथी हैं सबको पत्रकारिता दिवस पर खूब बधाई, शुभकामनाएं। जो मेरे से छोटे हैं उनको आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ, हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है जी, कि पत्रकारों को हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए और लगन से काम करना चाहिए, और ईमानदारी से लगन में जी। बहुत मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपसे आज्ञा के साथ कहना चाहता हूँ, आपको हाजिर नाजिर मान के बात कहना चाहता हूँ। जैसे मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ईमानदारी मतलब लाल बहादुर शास्त्री, तो पत्रकार मतलब ईमानदारी ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर वो पत्रकार नहीं, कोई और चीज है। पत्रकार नहीं, फिर कोई और चीज है। तमाम वो सारे लोग जो धूल धक्कड़ में मौजूद हैं, आंधी पानी में मौजूद हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी जो कुछ बोलना चाहे, 9 साल मोदी सरकार मुद्दा, लेकिन आपका मुद्दा सर्वोपरि, जो आप बात कहना चाहेंगे मैं उसका भी स्वागत करूंगा। जल्दी से 1 2 3, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराधना सोलोमन है। आराधना सोलोमन। आराधना कहाँ से आना हुआ? शहडोल मध्य प्रदेश। शहडोल वाले बड़े आ रहे हैं, कल भी आए थे 2-3 लोग, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट जी। बोलिए जी। अभी साहब ने जनजातीय गौरव दिवस के बारे में बताया था। सिर्फ एक प्रोग्राम कर देने से जनजातीय लोगों को सम्मान नहीं मिल जाएगा। हमने देखा था कि 2-2, 4-4 हजारे बस भर भर के लोग आ रहे थे, पर जैसे ही कार्यक्रम संपन्न हुआ उनकी स्थिति आप देखते तो आपको क्या लगती। और पत्रकारिता दिवस है आज, और ये हमारे देश के लिए बड़े दुख का विषय है कि रैंकिंग में अगर हम देखें इंडिया का 161 है पत्रकारिता में 180 में से, तो सोचिए जी। वरिष्ठ पत्रकार जी ने बिल्कुल सही कहा, पत्रकारिता अगर हम कर रहे हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ करने चाह रहे हैं। पर अगर आज हम टीवी खोलते हैं रात के 8-9 बजे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में डिबेट हुए जा रहे हैं। मूवी देखने से पहले हम सोचते थे पहले कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, आज हम मूवी देखने जाते हैं तो एक जहर घोल दिया गया है। हम अपने दोस्तों को अगर बता दें कि ये मुसलमान है या ये क्रिश्चियन है तो हमसे नफरत हो जाती है लोगों को। ये लोकतंत्र जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही है। ये बिल्कुल सही बोला। हाँ जी, बिल्कुल। क्या उम्र है बेटा तुम्हारी? मैंने आपकी नहीं बोली, नहीं, मैंने आपका नहीं पूछा, मैंने गुरुजी आपसे नहीं पूछा, मैंने आपसे नहीं पूछा, आपकी उम्र नहीं पूछी। आज आपकी मिसेज का बर्थडे है, ये जरूर मालूम है हमें। क्या उम्र है बेटा? 23 साल। 23 साल। क्या नाम है? आराधना सोलोमन। आराधना सोलोमन। आराधना, आपने बहुत अच्छा बोला। और लोकतंत्र सही रास्ते पे है या नहीं, ये सवाल यहां पर आके मैं जरूर थोड़ा रुकूंगा।
लोकतंत्र तो बहुत बड़ी चीज है, तमाम सारी चीजों से मिलकर बनता है। यकीनन सारे लोगों को कहें कि सब अच्छा ही हो रहा है तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर 9 साल मोदी सरकार के हैं तो मैं एक बात जरूर कहना है, पत्रकारिता बड़ी जरूर ईमानदारी से होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान कतई नहीं होना चाहिए। मैं पूरा यकीन करता हूं तुम्हारी बात पे, इसलिए मैंने माइक नहीं हटाया और पूरी बात सुनी तुम्हारी, और बहुत ईमानदारी के बाद तुम्हारी बात सुनी। जी, आपकी जरूरत थी मुझे। जी, न्यूज चैनल में जी जी बिल्कुल, ऑफकोर्स। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, लेकिन इन 75 साल में बड़े गौर से सुनना मेरी बात बेटा। 23 साल है और लगभग 27 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं। इन 75 साल में क्या हर घर में एक गिलास साफ पानी नहीं पहुंचना चाहिए था? जोर से बोलिए। पहुंचना चाहिए था, वरना तो ये माइक रखता हूं, यहां से चलता हूं। पहुंचना चाहिए था ना। और क्या इन 75 सालों में हर घर में शौचालय नहीं होना चाहिए था? हैं? होना चाहिए था ना बेटा, होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? इसलिए मैं क्रेडिट भी, पत्रकारिता मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक तरफा बोला जाए। पत्रकारिता का मतलब यह होता है कि अगर मोदी सरकार ने 12 करोड़ के करीब शौचालय दिए तो अच्छी बात है, और अगर 12 करोड़ के लिए 12 करोड़ नल जल दिए तो अच्छा दिया। लेकिन अभी बहुत कमी है, बहुत कुछ करना इस देश में बाकी है। लेकिन मैं आपको एक ईमानदारी से एक बात याद दिलाता हूं कि जब तक पूरे सफेद होंगे तब तक बहुत कुछ बदलेगा। जी, हमारी बहन ने एक बात कही, ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे हैं, ऊपर सुगंधित एक फूल है। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ योजनाएं चुभ सकती हैं, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट होगी तो